हेलो हाय वेलकम बैक। आज मैं क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, जिसमें से पहला चैप्टर का प्रिंट है। उसमें पहले ही पेज से क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी तैयारी में लिखा गया, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल, मैं लगा दूंगी यहाँ पे, द्वारा तैयार किया गया पहला नक्शा। तो इसमें ये पूछा गया था कि रॉबर्ट किसके कहने पे जेम्स रेनेल ने नक्शा तैयार किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर जेम्स रेनेल ने नक्शा तैयार किया था। ये क्लास 8 की एनसीईआरटी में दिया गया, हिस्ट्री में दिया गया। तो इसमें क्या पूछा है, क्या लिखा गया है, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उन्हें भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। तो यह क्वेश्चन बन सकता, अभी तक बना नहीं है, कि लिप्टन चाय की खोज कब हुई थी। 1922 ईस्वी में तैयार किया गया था। तो ये दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। अब ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरे बेटे का नाम, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजकुमार आर्थर, जो घोड़े पर बना हुआ है, देखिए घोड़े पर इसका चित्र है, तो वो कौन है, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर, जो घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को डैक्यू ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि राजकुमार आर्थर को किस पदवी की उपाधि मिली थी। तो डैक्यू ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो राजकुमार आर्थर किसका बेटा था, तो रानी विक्टोरिया का चौथा बेटा था, तीसरा बेटा था। ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ मिलता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, और आखिरी वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। तो इनके सब के बारे में हम गवर्नर जनरल और वायसराय ये कभी ख़त्म ही नहीं हुए, इनका आगे सिलसिला चलता ही गया ऐसे ऐसे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। ये इसके बाद लिखा गया है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। 1817 में जेम्स मिल स्कॉटलैंड के जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी तैयारी में कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास, पहले तो एक किताब उन्होंने लिखी। इसमें इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, 3 कालखंडों में बांटा था। मिल को लगता था कि हम सारे एशियाई समाज भारत सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। उनको लगता था कि एशियाई समाज जो है वो यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहियों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये जेम्स मिल को लगता था। ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। औपनिवेशीकरण
क्या होता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कोई एग्ज़ाम्स में पूछ ले। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी है कि हमें पूरा हिस्ट्री नहीं रीड करना है, रीड तो करना है लेकिन उसमें क्या इम्पोर्टेंट है उसको लेना है। हम पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, पूरा बुक अगर हम याद करें तो हमसे याद भी नहीं होगा। हम वो चीज़ पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो इसमें एक टॉपिक है पेज नंबर 5 में, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया।